हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। देखिए, हिंदी में मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, कोई भी ऐसा टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो वह साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। साहित्य से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस यूपी टेट एंड सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ, जिसमें हिंदी के मैंने काफ़ी टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्द विचार, वर्णमाला। कुछ टॉपिक पढ़ाकर अपने इस यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं। और उसके बाद मैं आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ, मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 कालों में उसको विभाजित किया गया है, जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और उसके बाद आधुनिक काल। 4 कालों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है। और उसी तरीके से मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक काल से रिलेटेड आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको आदिकाल पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको भक्ति काल पढ़ाया, फिर उसके बाद रीति काल, और अब मैं आपको आधुनिक काल पढ़ा रही हूँ। आधुनिक काल को भी बांटा गया है, जैसे कि भारतेंदु युग में बांटा गया है, द्विवेद युग में बांटा गया है आधुनिक काल को, छायावाद युग। इस तरीके से इसमें काफ़ी युग हैं और उन वन बाय वन एक एक युग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने भारतेंदु और द्विवेदी युग के बारे में बता के लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज मैं आपके साथ उससे आगे कंटिन्यू करूँगी, छायावादी युग। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि छायावादी युग का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है और इसमें कौन से कवि हैं और उनकी क्या रचनाएं हैं। देखिए, हर एग्जाम में रचनाएं ज़रूर पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छायावादी युग। छायावादी युग का जो टाइम पीरियड है वो है 1920 से 1936। क्या टाइम पीरियड है? 1920 से 1936। देखें, छायावादी युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई काव्य धारा का तृतीय उत्थान कहा है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि छायावादी युग को तृतीय उत्थान जो कहा है वो किसने कहा है, देखें, रामचंद्र शुक्ल ने नई काव्य धारा का तृतीय उत्थान कहा है, तो आपका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको कहा है? कि छायावाद को, छायावादी में जो नई काव्य धारा है उसको क्या कहा गया है? तृतीय उत्थान कहा है। देखिए, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। देखिए, एग्जाम में जयशंकर प्रसाद से और निराला से और महादेवी वर्मा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके वर्क आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे कि बताइए ये रचना किसकी थी, बताइए निराला की कौन सी रचना है, महादेवी वर्मा की, इनकी जो रचनाएं हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए मैं अब आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद के कमायनी, आंसू, झरना, लहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? छायावाद का जो प्रवर्तक माना जाता है, छायावादी युग की मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रथम कविता संग्रह है कौन सा? कानन कुसुम। इनकी जो प्रथम कविता संग्रह, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कानन कुसुम जो कविता संग्रह है वो किसका है, तो आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद का। इनके कवि जीवन का आरंभ कलादतार उपनाम से हुआ है। जो इनका जो कवि, जो भी ये कवि बने, मतलब उनके जो जीवन का आरंभ हुआ वो कलादतार उपनाम से हुआ। किस उपनाम से हुआ है? कलादतार उपनाम से। किसका? जयशंकर प्रसाद का। और इनका प्रथम कविता संग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कानन कुसुम। चलिए अब आगे मैंने बताती हूँ कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं करी हैं। देखिए, कमायनी जयशंकर प्रसाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कमायनी किसकी रचना है, तो आपका आंसर होगा ये है, किसकी कृति है ये, तो आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की। प्रसाद की अंतिम प्रमुख कृति है। कमायनी कौन सी कृति है इनकी, तो प्रसाद की अंतिम प्रमुख कृति है जयशंकर प्रसाद की कमायनी। देखिए, आंसू, झरना, लहर इनकी अन्य कृतियां हैं। ये भी किसने लिखी है? आंसू, झरना, लहर, कमायनी, ये सब किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। चलिए मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ निराला के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छायावादी के जो 4 स्तंभ माने गए हैं वो जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा को माना गया है। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है जयशंकर प्रसाद। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी निराला के बारे में। देखिए, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्त छंद की रचना आरंभ की। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन से छंद की रचना आरंभ की थी, तो आपका आंसर होगा मुक्त छंदों की। कौन सी? मुक्त छंदों की रचना आरंभ की। मुक्त छंद की प्रमुख कृति कौन सी है? मुक्त छंद की जो प्रमुख कृति है वो है जूही की कली।
कौन सी हो जाएगी, जूही की कली। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बताइए जूही की कली जो है वो किसकी कृति है, तो आपका आंसर होगा निराला। निराला ने ये कृति लिखी है, और ये कौन सी है, मुक्त छंद की। देखिए इसी तरीके से इनकी अन्य कृतियां हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जूही की कली है, ये पूछा जाता है मुक्त छंद की प्रमुख कृति कौन सी है, तो आपका आंसर होगा जूही की कली। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा किसने लिखी, तो वो भी निराला ने लिखी है। ये इनकी अन्य कृतियां हैं। आई होप कि आपको जयशंकर प्रसाद और निराला की समझ में आई होंगे। देखिए हर वो इंपॉर्टेंट वर्क जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा, मैंने वही सिर्फ नोट डाउन किया है। बाकी तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने इतना शॉर्ट फॉर्म तैयार किया है कि जो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत, देखिए सुमित्रा नंदन पंत के जो वर्क हैं, इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बताइए प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। किसको, सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, देखिए काला और बूढ़ा चांद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको लिखिएगा काला और बूढ़ा चांद, तो ये पूछी जाती है। तो ये आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत की। और चिदम्बरा किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। पल्लव, गुंजन और इसी तरीके से उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, ये किसके द्वारा लिखी गई है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है काला और बूढ़ा चांद या फिर चिदम्बरा। इन दो पर आप जरूर नजर डालिएगा। काला और बूढ़ा चांद एंड चिदम्बरा किसने लिखे, सुमित्रा नंदन पंत ने। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ महादेवी वर्मा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया छायावाद के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा एंड पंत। सुमित्रा, तो पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत। तो मैंने अभी आपके सारे मतलब तीनों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जयशंकर प्रसाद के बारे में, निराला के बारे में और पंत के बारे में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी महादेवी वर्मा के बारे में। किसके बारे में, महादेवी वर्मा। तो देखिए इन्होंने क्या मतलब कौन कौन सी रचनाएं करी हैं, और मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए महादेवी वर्मा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन सी, निहार रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो आपको ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है यामा एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए यामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, देखिए इनकी जो प्रमुख रचना है महादेवी वर्मा की, वो कौन सी है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। चारों ही आपको अपने माइंड में रखनी है। बस इसमें से निहार और रश्मि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आप इसको याद रखेगा कि इन सभी का संकलन यामा में किया गया। किसका, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन सभी का जो संकलन किया गया है वो किस में किया गया है, यामा में किया। यामा पर इन्हें किसको, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा को अगर पूछा जाए कि बताइए महादेवी वर्मा का ऐसा कौन सा वर्क है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आपका आंसर होगा यामा। क्या आंसर होगा आपका, यामा पर ही उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, अभी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया छायावादी युग, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रगतिवादी युग जो कि आधुनिक काल में ही है। तो देखिए प्रगतिवादी युग का जो टाइम पीरियड है वो है 1936 से 1943, 1936 से 1943 जो टाइम पीरियड है वो किसका है, प्रगतिवादी युग का है। तो देखिए प्रगतिवादी युग में क्या था, मैं आपके साथ वो सब आपको बताऊंगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रगतिवादी युग है इसमें क्या मतलब कैसे क्यों इसका नाम प्रगतिवादी युग पड़ा, क्या इसमें मतलब ऐसा हुआ था। तो ठीक है, मैं आपके साथ वन बाय वन सब डिस्कस करूंगी। देखिए जैसे कि जनता की वास्तविक स्थिति का चित्रण हुआ, प्रगतिवादी युग इसका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें जनता के वास्तविक स्थिति का चित्रण हुआ, सामाजिक यथार्थ, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम आदि का चित्रण हुआ। ठीक है, जनता के वास्तविक स्थिति का चित्रण हुआ, सामाजिक यथार्थ, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम आदि का चित्रण हुआ है किसमें, प्रगतिवादी युग में। तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, प्रगतिवादी युग पड़ा, क्योंकि इसमें नारी प्रेम से रिलेटेड, प्रकृति के प्रेम से रिलेटेड जो बातें की गई हैं और जनता का वास्तविक स्थिति का चित्रण हुआ है, इसीलिए इस युग को क्या कहा गया है, इस युग को कहा गया है प्रगतिवादी युग। चलिए मैं आगे इसके बारे में और आपको बताती हूँ।
देखिए, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जो है वो कौन है? जनवादी कवि है। मैंने भी आपको बताया था ना कि जो प्रगतिवादी युग है वो उसमें क्या है कि जनता की वास्तविक स्थिति का चित्रण हुआ है। तो देखिए, केदारनाथ अग्रवाल जो है वो कौन है? जनवादी कवि है। ठीक है। गुल मेहंदी, इनके अगर वर्क पूछे जाते हैं, जैसे कि बताइए गुल मेहंदी किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल के जो वर्क हैं, जो उनके रचनाएं हैं, वो आपको अपने माइंड में रखनी है। जैसे कि गुल मेहंदी, आत्मगंध, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहे केदार खरी खरी, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने वही आपके साथ डिस्कस किए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गुल मेहंदी, आत्मगंध, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहे केदार खरी खरी। तो ये जितने भी चारों वर्क हैं, तो चारों ही रचनाएं आपको याद रखनी है। चारों ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये चारों ही किसने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। चलिए मैं आपके साथ नेक्स्ट डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट है नागार्जुन। कौन? नेक्स्ट मैंने आपको किसका नाम लिया है? नागार्जुन। तो देखिए, इन्होंने इनके जो वर्क हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये भी कौन है? ये भी एक जनवादी कवि है। कौन? नागार्जुन। अभी मैंने आपके साथ केदारनाथ अग्रवाल के बारे में बताया और अब मैं आपको बता रही हूँ नागार्जुन के बारे में, जो ऑलरेडी वो भी कौन है? वो भी जनवादी कवि है। तो देखिए, इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं? तुम्हारी दंतुरित मुस्कान किसका वर्क है? ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो आंसर होगा नागार्जुन ने लिखी है। देखिए, पाषाणी और बादल के को घिरते देखा है। पाषाणी और बादल को घिरते देखा है, ये किसका वर्क है? ये भी नागार्जुन का वर्क है। उन्होंने ये रचना लिखी है। कौन सी? कि पाषाण और बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पाषाणी और बादल को घिरते देखा है, ये किसका वर्क है? नागार्जुन का वर्क है। आई होप कि आपको दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए, समझने के लिए कुछ नहीं है, बस 2 से 4 बार आप इनके वर्क को पढ़ें, बस आपके माइंड में आ जाएगा कि मतलब किसका कौन सा वर्क है, किसने कौन सी रचना लिखी है। ठीक है। किसकी कौन सी रचना है, कौन से कवि की कौन सी रचना है, वो आपको सब पता चल जाएगा अगर आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखें थोड़ा सा, और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ त्रिलोचन। तो त्रिलोचन देखिए, इनकी कविताओं में किसानी जीवन के विभिन्न रूपों में चित्रित हुआ है। जो त्रिलोचन है, त्रिलोचन इनका क्या है कि इनकी कविताओं में किसके जीवन पर उन्होंने ज़्यादातर किसके बारे में कविताएं लिखी हैं? तो इनकी कविताओं में आपको किसानी जीवन के विभिन्न रूपों को चित्रित हुआ है। किसानी जो जीवन है, किसानों का जो जीवन है, उसको विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। ठीक है। जैसे कि इन्होंने जो वर्क लिखा है, इनका जो कविता संग्रह है वो कौन सा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिट्टी की बारात के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मिट्टी की बारात किसका वर्क है? तो आपका आंसर हुआ त्रिलोचन। किसका? त्रिलोचन का वर्क है। कौन सा? मिट्टी की बारात। त्रिलोचन का प्रमुख कविता संग्रह है। क्या है? त्रिलोचन जो है उन्होंने लिखा है मिट्टी की बारात। जैसे कि मैंने भी आपको क्या बताया कि जो इनकी कविताएं हैं उसमें किसानी जीवन के विभिन्न रूपों में चित्रित हुआ है। जो किसानों का जीवन है वो विभिन्न रूपों में चित्रित हुआ है। किसकी कविताओं में? त्रिलोचन की कविताओं में। और मैंने भी आपको क्या बताया कि इन्होंने लिखा है मिट्टी की बारात। त्रिलोचन का प्रमुख कविता संग्रह है। त्रिलोचन का क्या है? मिट्टी की बारात प्रमुख कविता संग्रह है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए, आपको इसमें मैंने 3 कवियों के बारे में बताया है, जैसे कि केदारनाथ अग्रवाल, जैसे कि गुल मेहंदी किसका वर्क हो गया? केदारनाथ अग्रवाल का। आत्मगंध, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहे केदार खरी खरी। आप ऐसे इनको बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। ये हो गए सारे केदारनाथ अग्रवाल के वर्क। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया नागार्जुन। नागार्जुन भी कौन है? जनवादी कवि हैं। और केदारनाथ अग्रवाल भी कौन थे? वो भी एक जनवादी कवि थे। ठीक है। दोनों ही जनवादी कवि हैं। और नागार्जुन ने क्या लिखा है? तुम्हारे दंतुरित मुस्कान। देखिए, कितना नाम से ही कितना अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पाषाणी और बादल को घिरते देखा है। तो ये किसने लिखे हैं? ये नागार्जुन के वर्क हैं। और त्रिलोचन की तो सिर्फ एक ही रचना मैंने आपके साथ डिस्कस की है, वो है मिट्टी की बारात। कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है सुनने में भी कि मिट्टी की बारात, क्योंकि त्रिलोचन की रचनाओं में, त्रिलोचन की जो कविता है उसमें किसका संग्रह देखने को मिलता है? किसानी जीवन का। ठीक है। उन्होंने किसानी जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा चित्रित किया है, उनकी कविताओं में देखने को मिलेगा। और उन्होंने लिखा है मिट्टी की बारात, जो कि त्रिलोचन का प्रमुख कविता संग्रह है। बस आपको त्रिलोचन से रिलेटेड एक ही वर्क अपने माइंड में रखना है, बाकी केदारनाथ से रिलेटेड आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा। देखिए, केदारनाथ का जो ये मैं वर्क बता रही हूँ आपको, गुल मेहंदी, आत्मगंध रंग,
ये मैंने आपको बताया आत्मगंध और फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहे केदार खरी खरी। तो देखिए ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों ही केदारनाथ अग्रवाल के अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। चारों ही केदारनाथ अग्रवाल के क्या करने हैं, आपको वर्ग पढ़ने हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल के चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन का आप बस ये अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तुम्हारी दंतुरित मुस्कान तो भी ठीक है। और त्रिलोचन का मैंने आपको बताया मिट्टी की बारात। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे जो आधुनिक काल के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ उसमें मैं आगे अब एक बचा प्रयोगवादी युग, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। बस उसमें जो भी इम्पोर्टेंट कवि हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्रयोगवादी युग बचा है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य आपको पूरा कंप्लीट निचोड़ में आपको पहुंचा दूंगी कल वीडियो में। बस कल के लास्ट वीडियो में आपको दूंगी इस हिंदी साहित्य से रिलेटेड। बाकी इतना ही साहित्य आप पढ़ लेना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो भी बच्चा टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनको भी इस वीडियो से मदद मिले और वो भी पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रयोगवादी युग। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।